वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज करेंगे क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड किस कोर्स के अंदर है? ये आपका फाउंडेशन कोर्स के अंदर है। फाउंडेशन कोर्स की पहली क्लास है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, इजीली आप देख पाओगे, जिसके अंदर हमने रूल्स जो हैं जीएफआर के 2017 लेटेस्ट जो अपडेटेड हैं अप टू जनवरी 2026 हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने के बाद एडवांस्ड कोर्स के अंदर जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं उनके लिए हमने 10 एमसीक्यूज़ हैं जो शेयर किया है। जब आप क्लास कंप्लीट करोगे 20 मिनट्स के अराउंड, पहली क्लास है हमारी। क्लास कंप्लीट करने के बाद 10 एमसीक्यूज़ को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जैक्टली पूरी की पूरी क्लास आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आज क्लास नंबर सेकंड हम करने वाले हैं। क्लास नंबर सेकंड फाउंडेशन बैच के अंदर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। इसके बाद इसकी पीडीएफ्स और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे प्रैक्टिस सेट के, वो हम एडवांस्ड कोर्स के अंदर मेंबर्स को शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले क्लास को। तो देखो बच्चों, अटेंटेटिवली फोकस्ड होकर आपने क्लास को देखना है। उसके बाद आप जब कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की इस चैप्टर से रिलेटेड, नेक्स्ट चैप्टर है जो हम आपको कराएंगे जीएफआर 2017 का फाउंडेशन कोर्स के अंदर, उसके बाद आप अपने आप को इस कैपेबल पाओगे कि आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड है जो हम आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में हम जनरल सिस्टम्स की बात करते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और आप लोग कंफर्म कर देना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो मोस्टली आप देखोगे बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मींस जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी कंसेप्ट की, तो हम हिंदी में उस टॉपिक पे बात करते हैं। बाकी जो रूल्स हैं जितने भी आपके सीसीएस रूल्स हों, चाहे आपका जीएफआर हो, चाहे आपके फंडामेंटल रूल्स हों, हर एक रूल्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं डेफिनेटली हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज को समझना इंग्लिश में ही ईजी है, कोई हार्ड टास्क नहीं है। बट हमारे पास कुछ मेंबर्स ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% मेंबर हैं हमारे पे जो ईगर हैं इस बात को लेके कि क्या सर क्लासेस ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज पॉसिबल है। कोर्स भी अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो उनको लगता है कि क्लासेस अगर इंग्लिश में अवेलेबल हैं या नहीं है, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं यूट्यूब पे जाके वीडियो चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद उनको बाइलिंगुअलिटी मिलती है वीडियोज़ के अंदर। अब उनको केवल इन इंग्लिश चाहिए। अगर उनको जो हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं आपका वो भी इंग्लिश में चाहिए, मटेरियल ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो इस तरह के अगर मेंबर्स हैं हमारे पास तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करना। इस टॉपिक पे बिल्कुल फोकस करके हम सोचेंगे आपके बारे में कि एक सेपरेट ऐसे प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसके अंदर ओनली इन इंग्लिश, चाहे कंसेप्ट को समझाना हो, चाहे कंसेप्ट के टॉपिक पे बात करनी हो, वो सारा का सारा आपका एक लैंग्वेज में हो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, साउथ इंडिया से काफ़ी मेंबर्स हैं हमारे पास जो इस बारे में पहले भी क्वेरी रेज़ कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पहले जो मेंबर्स हैं जिनको ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज वो प्रीफर करते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कितने बच्चों को ओनली इन इंग्लिश ही क्लासेस हमारी चाहिए। ठीक है, फिर उस चीज़ पे फोकस करेंगे और बहुत जल्दी रिवर्ट बैक करेंगे आपके लिए। चलो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसके सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इस क्लास के अंदर जितने भी रूल्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो रूल्स बेसिकली आपको एक बार देखने ज़रूरी है। कौन कौन से रूल्स हैं? देखिए, पहला है रूल नंबर 7, जिसके अंदर गवर्नमेंट के रिसीट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है आपका पब्लिक अकाउंट के बारे में। तो पब्लिक अकाउंट होता है जनता का पैसा, दैट इज़ गवर्नमेंट अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में आपका बात की जाती है रूल नंबर 8 के अंदर। कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ 9 में पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ आपका 12 के अंदर पढ़ते हैं। रेवेन्यू ओनली आफ्टर रियलाइजेशन 13 में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी 21 में। 22 में नो एक्सपेंडिचर विदाउट सेंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सपेंडिचर विदाउट प्रायर सेंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप नहीं कर सकते, इसलिए इस रूल को रूल नंबर 22 से हम याद रखेंगे। 23 में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात हम लोग करते हैं। अच्छा बच्चों, देखो एक चीज़ देखना आप लोग, अगर कुछ भी ऐसी मिस्टेक है जो हमसे होती है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताना। उस कमेंट को हम पिन करेंगे जिसके अंदर हमें गलतियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये टोटल है 23 तक। एक पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरे में है 26 से 29। तो 26 के अंदर जो रूल हम पढ़ते हैं वो है ड्यूटीज़
ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शन के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं लेफ्ट ऑफ सैंक्शंस के बारे में। 33 के अंदर रिपोर्टिंग लॉसेस, एक क्वेश्चन आता है बड़ा, आपको पता होगा, पेटी लॉसेस के बारे में। पेटी लॉसेस कितने को बोलते हैं? 10,000 तक का जो लॉस होता है वो एक पेटी लॉस होता है, कम छोटा लॉस होता है। 34 के अंदर पुलिस रिपोर्ट की बात करते हैं अगर 50,000 से ऊपर का लॉस होता है तो, ठीक है। 37 में आता है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉसेस, एंड 39 में वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑडिट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स 39 के अंदर। तो बच्चों दीज आर द रूल्स एंड द टाइटल ऑफ द रूल वी आर डिस्कसिंग हेयर। रूल नंबर 26 ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड सो ऑन अप टू रूल नंबर 39 ऑडिट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। इसके बाद अब आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ये रूल्स हैं रूल नंबर 7 टू रूल नंबर 39 इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे। एक बार आपने ब्रीफली इनको पढ़ना है, ब्रीफली इनके टाइटल्स को पढ़ना है। और ड्यूटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर रूल नंबर 26 के अंदर है अगर हमने डिस्कस नहीं की है तो, ठीक है। अब क्या है, अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, अब एक एक रूल को डिस्कस करते हैं तो आपको रूल नंबर याद भी हो जाएंगे और जो इसका ब्रीफ डिस्कशन है वो भी हो जाएगा, साथ के साथ जो इसके अंदर से क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स आपका सर्च में हैं कि कोई ऐसा चैनल मिले जिसके अंदर हम CCS रूल्स और रेगुलेशंस बेस्ड जॉब की प्रिपरेशन कर सकें। तो आगे चलते हैं, इसके अंदर आ जाता है आपका रूल 7 to 20 पार्ट 1। 2 पार्ट्स के अंदर है ये चैप्टर 2 जो आपका सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता है। तो सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बच्चों अगर आप देखोगे तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग हेयर। तो देखो बच्चों, हेयर इज़ द पार्ट 1 विच डिस्क्राइब्स अबाउट द रिसीट एंड रेवेन्यूज़, एंड रिसीट एंड रेवेन्यूज़ आर डिस्कस्ड, वी आर डिस्कसिंग हेयर रिसीट एंड रेवेन्यूज़ in rule number 7 to rule number 20. Rule number 7 to rule number 20 we are discussing about receipt and revenues, that is the part 1 of general financial management. तो देखिए रूल नंबर 7 है गवर्नमेंट रिसीट्स। तो गवर्नमेंट रिसीट्स क्या होता है, ऑल गवर्नमेंट मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट विदाउट डिले, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिसीट के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि जितना भी भारत सरकार का पैसा है वो डिपॉजिट होना चाहिए एक सरकारी अकाउंट के अंदर, गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर, क्लियर। अब ये किस किस पर लागू होता है, चाहे गवर्नमेंट के ड्यूज़ हों, चाहे गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हों, चाहे गवर्नमेंट के रेमिटेंसेस हों, चाहे गवर्नमेंट की कोई दूसरी तरह की ऐसी रिसीट हो जिसकी यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है। तो कुल मिला के एवरीथिंग पे ये आपका एप्लीकेबल होता है। रिसीट एंड रेवेन्यूज़ यानी कि गवर्नमेंट रिसीट, गवर्नमेंट receipts are applicable to government dues, deposits, remittances and other receipts, ठीक है। इसके अंदर एक की पॉइंट है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, नो गवर्नमेंट मनी शुड रिमेन आउटसाइड गवर्नमेंट्स अकाउंट। भारत सरकार का जो अकाउंट है उसके बाहर गवर्नमेंट मनी नहीं रहनी चाहिए, तभी तो बोला है उन्होंने कि एक अकाउंट होना चाहिए और एक अकाउंट होना चाहिए और उसके अंदर मस्ट बी डिपॉजिटेड विदाउट एनी डिले, उसके अंदर मस्ट बी डिपॉजिटेड विदाउट एनी डिले होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रूल नंबर 8 जिसके अंदर पब्लिक अकाउंट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, पब्लिक अकाउंट की बात की जाती है। तो पब्लिक अकाउंट का मतलब आप समझो, money received by government officers in an official capacity other than government revenues shall be credited to the public account under article 284 of the constitution। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द पब्लिक अकाउंट दैट इज डेल्ट इन रूल नंबर 8 ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ GFR 2017, तो व्हाट इज दिस, तो दिस इज आर्टिकल 284, आर्टिकल 284 अनुच्छेद 284 में बात करते हैं हम पब्लिक अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो जो भी भारत सरकार का पैसा है चाहे किसी ऑफिसर की कैपेसिटी में वो आता है वो पब्लिक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए, जिसका डिस्कशन अनुच्छेद 284 के अंदर किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। EMD हम लोग पढ़ते हैं, EMD होता है अर्नेस्ट मनी, ठीक है। अर्नेस्ट मनी इन द सेंस आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो उस पर अगर आप कोई चीज़ एक तरह से जैसे बोलते हैं हम ना गिरवी रखना,
उसके पास अपना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप डिपॉजिट कर दो, तो होता है ना एक फेथ के लिए। इस तरह से ही गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स में डील करते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है विद द एम्प्लॉयर इन द सेंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो भी आपको टेंडर अलॉट कर रहा है उसको आपने ईएमडी जो है डिपॉजिट करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि वही एक तरह से आपकी अर्नेस्ट मनी होती है। दूसरा, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं किसी चीज़ के, या कोई कोर्ट के डिपॉजिट्स होते हैं। तीनों की तीनों चीज़ें डेल्ट इन पब्लिक अकाउंट। एंड पब्लिक अकाउंट का रूल नंबर कौन सा है अंडर GFR 2017? ये आपने बोला है रूल नंबर 8 आता है सर। और रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग जो पब्लिक अकाउंट है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? वो आता है आर्टिकल 284 के अंदर। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। रूल नंबर 9 में बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कलेक्शन की। देखिए, डिपार्टमेंट का काम है ये जिम्मेदारी लेने का कि करेक्ट असेसमेंट हो, प्रॉम्प्ट कलेक्शन हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो। जो भी आपके पास पैसा आता है, कलेक्शन होती है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना, बस यही मतलब है इसका। टाइमली क्रेडिटेड इनटू कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट, या तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होना चाहिए जमा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उन बच्चों को पता होगा जो हमारे एडवांस बैच के अंदर है, 266 ऑफ 1 के अंदर बात करते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका पब्लिक अकाउंट। और तो पब्लिक अकाउंट का आप बताना किस आर्टिकल के अंदर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। और सबसे जो मेजर ड्रॉबैक्स है हमारे बच्चों का, जो मिस्टेक्स होती हैं वो यही होती हैं। इन द सेशन आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने ना सर्च करना, ना उसके आंसर्स को जानना, आपकी कोई ईगरनेस नहीं होती, आप कोई कमेंट नहीं करते उस बात पे। कमेंट करो। कमेंट कब करोगे? आप उसको देखोगे, चाहे देख के ही करो, आपको पता लगेगा इसका आंसर ये है। तो एटलीस्ट अगर आप कमेंट करोगे ना, तो ये कमेंट करने का मतलब क्या है? कमेंट करने से ये होता है ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि इसका तो मैंने कमेंट भी किया था इस तरह से। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कोशिश करो, सर्च आउट करो। सर्च आउट करोगे, कोशिश करोगे, तो ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो बिल्टअप होती है, बढ़ जाती है। बताना है अब आप लोगों ने पब्लिक अकाउंट के बारे में। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? रूल नंबर 10 के अंदर जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि भाई उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। मंथली अकाउंट देखना है उन्होंने, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, डिपार्टमेंटल फिगर्स को अकाउंट के रिकॉर्ड से मैच करना है, सारी की सारी रिसीट को मैच करना है, क्या वो कम्प्लीटली करेक्टली क्रेडिटेड है। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के काम है एक तरह से यहाँ पे। ठीक है, चलो हो चुका। रूल नंबर 11 में अब आएगा डिपार्टमेंटल रेगुलेशन। ये क्या है? डिपार्टमेंट के पास ना कुछ प्रोसीजर्स होते हैं असेसमेंट के। कलेक्शन है, लोकेशन है, रेमिशन है, अबेंडमेंट ऑफ रेवेन्यूज है। कलेक्ट करना, आपके पास पैसा आया, फिर आपने वो पैसा अलोकेट किया। अलोकेट होता है किसी को बताना इन द सेंस जैसे आप भारत सरकार हो, आपके पास कलेक्शन आया पैसे का, उस पैसे में से आपने अलोकेट किया कि इतना पैसा मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाएगा, इतना पैसा मेरा मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जाएगा, इतना पैसा मेरा एजुकेशन पे लगेगा। ठीक है, फिर उनमें से कोई रेमिट होता है तो वो, या कोई रेवेन्यू छोड़ा जाता है उसको अबंडन किया जाता है, वो आएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस है बच्चों ये। रिसीट बुक मस्ट बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड। तो नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। रिसीट बुक किसके अंदर हम बनाते हैं? GAR 6 बोलते हैं इसको। अब GAR 6 क्या होता है इसका आपने कमेंट करना है। व्हाट इज GAR? GFR तो पता ही है आपको, अब आपने GAR बताना है। तो डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस के अंदर क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम रूल नंबर 11 के अंदर पढ़ते हैं और इसके अंदर आते हैं कलेक्शन, एलोकेशन, रेमिशन एंड अबैंडमेंट ऑफ रेवेन्यूज। रिसीट बुक आपको बता दिया, मस्ट बी कंट्रोल्ड अंडर GAR 6। इसके बाद आ जाता है आपका रूल नंबर 12 और रूल नंबर 12 में पढ़ते हैं हम आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज़। ठीक है, आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज़ कि गवर्नमेंट के कितने ड्यूज़ हैं, कितने पेंडिंग रेवेन्यू है, कितना पेंडिंग पैसा है। तो गवर्नमेंट ड्यूज शुड नॉट रिमेन आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीज़न। सीधी बात है सीधी बात है बच्चों, भारत सरकार का पैसा बिना किसी रीज़न के अगर ड्यू में पड़ा है तो क्यों पड़ा है उसका सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए। अगर वो रिकवरेबल नहीं है, एक तो ये है रिकवरेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई उसको रिकवरेबल बनाओ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके ऑर्डर्स रिसीव करो आप लोग। ठीक है, और स्किल टेस्ट के जितने भी बच्चे हैं हमारे WO असिस्टेंट ग्रुप पोस्ट कोड 2 के MCRE के, पहली क्लासेज अवेलेबल है, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है
1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो वॉच कर चुके हैं अभी तक वीडियो। तो पुरानी जो वीडियोज़ हैं हमारी देख लेना आप, टोटल 10 है, 20 है, 12 है, 15 है, जितनी भी हैं वो वीडियोज़ आप साथ के साथ कंप्लीट करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और बहुत जल्दी हम सेकंड क्लास है जो उसकी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप उन्हीं से प्रिपरेशन करो। चलो, इसके बाद आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो रेवेन्यू को है, अब जो रेवेन्यू है, जनरेट हुआ पैसा आपके पास, अब वो पैसा आपका सस्पेंस हेड के अंदर बुक नहीं होना चाहिए। पैसा लटका हुआ नहीं होना चाहिए। लटका हुआ इन द सेंस कि भाई बीच में पड़ा है ना, वो आपके पास है ना, वो कुल मिला के आप सस्पेंस में नहीं रखना, उस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है। क्लियरली या क्रेडिटेड हो या डेबिटेड हो, नॉट इन सस्पेंस हेड के अंदर उसको नहीं रखना है, ठीक है। अब इसका एक अच्छा सा प्रिंसिपल है जो लिखा जाता है कि रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली आफ्टर एक्चुअल रियलाइजेशन। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही तब करना चाहिए कि भाई कितना पैसा जनरेट हुआ, जब एक्चुअल में आप उस पैसे का रियलाइजेशन करते हो। इट मीन्स क्या हुआ, जो ऊपर वाली लाइन है ना, थ्रू सस्पेंस हेड, अगर वो नहीं होगा बुक सस्पेंस हेड के थ्रू तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है, सिंपल। तो इसका ये गोल्डन प्रिंसिपल है जो ये लिखा जाता है। चलो, तो पार्ट 1 बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर 2 का जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप बात करेंगे रूल नंबर 14, जिसके अंदर अब रेवेन्यू जो आया उसको मॉनिटर कैसे करना है। तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं कि मॉनिटर करे उस चीज़ को, और मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना है अगर आपके जो भी बजट के एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई चेंजेस आती है या वेरिएशन आता है तो आपको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना है। मिनिस्ट्री कौन सी होती है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। रेंट की रिकवरी कैसे करते हैं बच्चों, रूल नंबर 15 के अंदर बात करते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। इसमें सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट इसका कंसर्न है ना, रिकवरी के लिए रेंट की, उसको असेसमेंट करनी है, डिमांड जनरेट करनी है और रिकवरी करनी है गवर्नमेंट बिल्डिंग के रेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग है, अब वो रेंट पे है, लीज पर है, किसी इंस्टीट्यूट को आपने दिया हुआ है या जैसे भी है, वो उसकी रिकवरी की जो जिम्मेदारी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट की होती है, कि ताकि वो कितना जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको एक्सेस करे, उसकी डिमांड कितनी है उसको देखे और उसके हिसाब से रिकवरी बनाए, रिकवरी ले बिल्डिंग रेंट्स के बारे में। तो ये हम बात करते हैं रूल नंबर 15 के अंदर। अब 16 में आ जाता है बहुत अच्छी चीज़, अब फाइन लगाना है आप लोगों ने। फाइन कब लगेगा, जब आप प्रॉपरली, करेक्टली और टाइमली अकाउंटिंग कर लोगे, रियलाइज़ कर लोगे, डिपॉजिट्स को देख लोगे, ठीक है। अब रिफ़ंड को अवॉइड करने के क्या तरीके हैं, अगर किसी का डबल रिफ़ंड है वो नहीं होना चाहिए। रिफ़ंड ऑफ द अमाउंट नॉट डिपॉजिट, जो अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं हुआ उसका रिफ़ंड नहीं होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, रिफ़ंड किसका होता है, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा उसी का रिफ़ंड होगा ना। कई बार ऐसा होगा कि रिफ़ंड ही कर दिया आपने, रिसीव आपको हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मिसलेनियस डिमांड्स की बात होती है, ठीक है। मिसलेनियस डिमांड में क्या है कि कंट्रैक्टर से रिकवरीज हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी चार्जेस हैं या कोई और मिसलेनियस चार्जेस है, ड्यूज़ हैं, तो इनका क्या करना चाहिए, अकाउंट ऑफिसर्स को रियलाइजेशन मेंटेन करना चाहिए, कुल मिला के इनका रिकॉर्ड रखना चाहिए, इनको मॉनिटर करना चाहिए। किसको, कॉन्ट्रैक्टर की रिकवरीज को, किसी का कंट्रीब्यूशन है उसको, एस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस हैं उसको, अदर मिसलेनियस गवर्नमेंट चार्जेस हैं उसको, ठीक है। रेमिशन ऑफ रेवेन्यू की बात आती है बच्चों। रेमिशन ऑफ रेवेन्यूज मीन्स रेवेन्यू कैन बी रेमिटेड और अबेंडन्ड ओनली विद द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भाई चार्जेस को नल एंड वॉइड करना है या चार्जेस को छोड़ना है तो वो कैसे होगा, ओनली आफ्टर द प्रायर सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिसको भी पावर्स दी गई हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ही रेमिशन ऑफ रेवेन्यूज हो पाएगा। 19 से 20 में आ जाती है एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट बहुत अच्छी बात है इसके अंदर कि डिपार्टमेंट को एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करनी है, किसकी, कि भाई कितना रेवेन्यू आपने रेमिट किया, कितना आपने अबंडन किया, दोनों की दोनों चीज़ें, कितना तो आपने माफ़ कर दिया, कितना आपने छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। तो इंडिविजुअल रेमिशन बिलो 1000 नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड। 1000 रुपये से कम का कोई रेमिशन है ना, उसको नहीं हमने
कैलकुलेट करना, उसके बारे में नहीं सोचना। 1000 से ज़्यादा जितने भी अमाउंट के रेमिशंस होते हैं, रेवेन्यूज़ रेमिशंस होते हैं, क्लेम्स का अबंडनमेंट होता है, उन पे केवल फोकस करना है एनुअल स्टेटमेंट के अंदर एज़ पर द रूल नंबर 1920 ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट GFR 2017 के अंदर। ठीक है, चलो तो पार्ट 1 उम्मीद है बच्चों अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। नहीं आया समझ तो आप बस दोबारा से देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस इधर उधर रहा होगा जो आपको समझ नहीं आया। अब है पार्ट नंबर 2। इसमें अभी तक हमने रेवेन्यूज़ की बात की, अब इसके अंदर खर्चों की बात की जाएगी, एक्सपेंडिचर्स की बात की जाएगी, उसके सिद्धांतों की बात की जाएगी, उसके प्रिंसिपल्स की बात की जाएगी, किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, 21 नंबर रूल है पहला, पढ़ते हैं। इसमें आ जाते हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। स्पेंड पब्लिक मनी लाइक पर्सनल मनी। भाई भारत सरकार के पैसे को ऐसे खर्च करो जैसे आपका खुद का पैसा है। खुद का पैसा कैसा है कि आप हर चीज़ को मॉनिटर करते हो ना, कि किस चीज़ पे मुझे कितना एक्सपेंस करना है, कितना एक्सपेंडिचर रखना है, कितना मिल्क पर रखना है, कितना ग्रोसरी पर रखना है, कितना ट्रांसपोर्टेशन पे रखना है, कितना शॉपिंग पे रखना है। एग्जैक्टली ऐसे ही पब्लिक मनीज़ को अपने पर्सनल मनी की तरह ही आपने फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मानते हुए उसको स्पेंड करना है। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर से बचना है। नेवर सैंक्शन एक्सपेंडिचर बेनिफिटिंग हिमसेल्फ। कभी ऐसा खर्चा मत करो जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने सारी चीज़ें बताई, ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, तो करना कैसे है? तो बिल्कुल बताएंगे आपको करना कैसे है। अंडर लॉ करना है, अंडर गवर्नमेंट पॉलिसी के करना है, और जितने भी रिकॉग्नाइज रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, उसको फॉलो करते हुए आपने स्पेंड करना है। ठीक है, ये कंक्लूजन है इस बात का। रूल नंबर आप पढ़ लेते हैं बच्चों 22, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड। पब्लिक फंड के अंदर से एक्सपेंडिचर आप लोगों ने कैसे करना है। अगर क्लास आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ा रहे हैं, तो इस क्लास को यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और आगे 10 मिनट्स के अंदर ये क्लास आपकी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी एक्सपेंडिचर जब तक नहीं करना है आपने, जब तक उसकी सैंक्शन ना हो। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नो एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड अनलेस द प्रायर सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज़ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, पब्लिक फंड मेंशन्ड अंडर रूल नंबर 22 ऑफ GFR 2017। ठीक है, अब ये एक्सपेंडिचर है, ये किस में से आता है? या तो भाई कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, या कंटिजेंसी फंड से आएगा, या पब्लिक अकाउंट से आएगा। 3 जगह से ही आएगा ना आपके पास। और तीनों के तीनों जो अकाउंट्स हैं इनका ऐसे ही करना है कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आया तो भी उसको एक्सपेंडिचर आपने इसी तरह से करना है, बिना सैंक्शन के नहीं करना। कंटिजेंसी से आया उसका भी ऐसा ही करना है, और पब्लिक अकाउंट का आए तो भी ऐसे ही मेंटेन करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज की क्लास का लास्ट रूल, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ आपका अभी, कुछ टाइम और चाहिएगा हमें नेक्स्ट इसको कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स पूछा जाता है आपके पेपर में। यहाँ से अपने माइंड के अंदर इसको फिक्स कर लो कि रूल 23 बात करता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स की। फाइनेंशियल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड अंडर, किसके अंदर एक्सरसाइज होती हैं? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल के अंदर। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल के अंदर रूल नंबर 23 में बातें की जाती हैं। ठीक है, पावर नॉट डेलीगेटेड रिमेन्स विथ, जो पावर डेलीगेटेड नहीं है वो किसको डेलीगेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, ये DFPR इसीलिए हमने आपको अलग से पढ़ाया था। उम्मीद है इससे सवाल भी आए आपके पेपर में, आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किए हैं नहीं? तो फाइनेंशियल पावर की डेलीगेशन जो होती है DFPR, वो रूल नंबर 23 के अंदर बात की जाती है। और जिन पावर्स की डेलीगेशन नहीं हुई है वो किसके अंदर वेस्ट करते हैं? वो वेस्ट करेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन की जो पावर है उनको ही होती है, वही बनाते हैं, कोई अमेंडमेंट करना है वही करते हैं। तो बच्चों ये है हमारी आज की क्लास नंबर 2 ऑफ फाउंडेशन बैच, फ्रीली अवेलेबल टू ऑल आवर मेंबर्स, जितने भी हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, एडवांस्ड जो बैच है उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि प्रैक्टिस, मॉक्स, नोट्स, क्वेश्चंस।
तो बच्चों ये आपका डिसीजन है, अगर आप पर्सनली इंटरेस्टेड हैं एडवांस्ड बैच के अंदर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है आपके वो केवल 15 अगस्त तक ही आप लोग कर पाओगे। 15 अगस्त तक जो हमसे जुड़ेंगे बच्चे वही एडवांस कोर्स के अंदर रहेंगे, नहीं तो जो बाद में जुड़ेंगे उनको अपना लॉस ये होगा कि उनको टाइम पीरियड इस कोर्स के अंदर कम मिलने वाला है फिर। ठीक है, आज की डेट में आपको 6 मंथ का टाइम मिल जाता है, बाद में आपको ये टाइम कम मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। किसी बच्चे को नेसेसिटी नहीं है तो नो नीड, आप हमारे फाउंडेशन बैच है इसको फॉलो करिए और वीडियोज़ देखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।